वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। ऐसा कौन सा एल्गी है जिसके अंदर फूड मटेरियल जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है? मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है इक्टोकार्पस, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्लेसिरिया, तीसरा वॉलवॉक्स और चौथा यूथ्रेक्स। ये तीन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? इक्टोकार्पस। पहले तो हम बात करते हैं कि मैनिटोल कौन सा ऐसा एल्गी की क्लासेस होती हैं जिसमें मैनिटोल के फॉर्म में वो फूड स्टोर करता है। कौन करता है? फियोफाइसी करता है। कौन करता है? एक होता है क्लोरोफाइसी, एक होता है रूडोफाइसी और एक होता है फियोफाइसी। तो ये जो है ये किसके अंदर आता है? ये तो नहीं आता फियोफाइसी में, ये बिलोंग करता है रूडोफाइसी से। और वॉलवॉक्स और यूथ्रेक्स ये तीनों किसके अंदर आता है? ये तीनों बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी से। और ये किससे बिलोंग करता है? रूडोफाइसी से बिलोंग करता है। और मैनिटोल के फॉर्म में फूड कौन स्टोर करके रखता है? दैट इज फियोफाइसी स्टोर करके रखता है। और फियोफाइसी फूड किसके फॉर्म में स्टोर करता है? मैनिटोल के फॉर्म में फूड स्टोर करता है। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? इक्टोकार्पस। उसका एग्जाम्पल क्या है? इक्टोकार्पस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट हार्मोन्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज। ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसका यूज किया जाता है वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए? वीड्स क्या होती हैं? जो छोटी छोटी बहुत सारी ग्रासेस ग्रो कर जाती हैं उसके अंदर, मतलब जहां भी एग्रीकल्चर किया जाता है वहां पे छोटी छोटी ग्रासेस ग्रो करती है, उसी को वीड्स कहते हैं। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन से हार्मोन का यूज किया जाता है? सबसे पहला नाम दिया गया है IAA, दूसरा NAA, तीसरा 2,4-D और चौथा दिया गया IBA। जहां पे पार्थिनोकार्पी की बात की गई है एनसीईआरटी में, वहां पे लिखा गया है कि 2,4-D का यूज किया जाता है। और ये किसके अंदर लिखा गया? ऑक्सिन हार्मोन के अंदर लिखा गया। जहां पे पार्थिनोकार्पी के बारे में बात की गई वहां पे साफ साफ लिखा कि 2,4-D का यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द वीड्स। किसका यूज किया था? 2,4-D का। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाईएडोल्फस स्टेमेन आर फाउंड इन। सबसे पहले तो डाईएडोल्फस का क्या मतलब होता है? डाईएडोल्फस का मतलब होता है जिसके पास दो स्टेमेन। डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो डाईएडोल्फस मतलब टू स्टेमेन जिसके पास प्रेजेंट होता है। दो पार्ट ऐसे हम बोल सकते हैं, दो पार्ट जिसके पास प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे डाईएडोल्फस। सबसे पहला ऑप्शन है चाइना रोज। चाइना रोज के पास तो होता ही नहीं है दो पार्ट, एक सिंगल पार्ट में वो प्रेजेंट होता है। और रही बात सिट्रस की, सिट्रस में तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है चाइना रोज और सिट्रस, ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट है डाईएडोल्फस का एग्जाम्पल क्या है? पी का देखा होगा इस तरीके से दो पार्ट, एक इधर और एक इधर, तो दो पार्ट ओरिजिनेट रहते, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। सो पी इज अ डाईएडोल्फस। पी के पास कैसा स्टेमेन प्रेजेंट होता है? डाईएडोल्फस स्टेमेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। जो एंजियोस्पर्म होता है उनका जब एम्ब्रियो सैक पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, मेच्योरेशन के बाद कौन कौन सी चीजें उसके पास प्रेजेंट होती? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, दूसरा ऑप्शन दिया 7 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल, तीसरा दिया है 7 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल और चौथा 8 न्यूक्लिएट एंड 8 सेल। क्या प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और 7 सेल प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। Next question is which of the following is a correct sequence of step in a PCR that is polymerase chain reaction। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। इसमें क्या पूछा गया है? पीसीआर का मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन, दूसरा ऑप्शन है डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनेलिंग और तीसरा एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और चौथा दिया गया एनेलिंग, एक्सटेंशन एंड एनेलिंग, डीनेचुरेशन एंड एक्सटेंशन। सबने पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या आता है? डीनेचुरेशन आता है। क्या आता है? डीनेचुरेशन। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो क्योंकि इसमें डीनेचुरेशन से स्टार्टिंग ही नहीं है। बचे दो ऑप्शन। डीनेचुरेशन के बाद क्या आता है? डीनेचुरेशन के बाद क्या आता है? एनेलिंग आता है। उसके बाद क्या आता है? एक्सटेंशन आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। क्या होगा? डीनेचुरेशन, नेक्स्ट इज एनेलिंग एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंशन, DAE। The next question is the site of
परफिरेशन ऑफ अ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म इज। जब फोटोपीरियोडिज्म होता है मीन्स जब लाइट प्लांट्स पे पड़ती है तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर लाइट जो है आके पेनिट्रेट होती है। सबसे पहला ऑप्शन है सूट की एपिक्स। क्या सूट की एपिक्स पे होता है या स्टेम पे होता है या उसके एक्सिलरी बर्ड पे होता है या उसके लीव्स पे होता है। लाइट का पेनिट्रेशन, लाइट परफोरेशन किस पे करता है? सबसे पहले सूट के एपिक्स पे करता है। किस पे करता है? सूट के एपिक्स पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज सॉर्गम। पहले तो हम बात करेंगे कि सॉर्गम एग्जाम्पल किसका है। सॉर्गम एग्जाम्पल है C4 प्लांट का। किसका एग्जाम्पल होता है? C4 प्लांट का। अब हम ये सोचेंगे सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन करने का, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अब जैसे एग्जाम्पल दिया तो हम लिख लेंगे कि किस चीज का एग्जाम्पल है। अब इसमें स्टेबल प्रोडक्ट पूछा गया तो C4 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में OA जहां पे होगा हम आग बंद करके उसको क्या करेंगे? टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन कितने इजी तरीके से हो गया। सॉर्गम किसका एग्जाम्पल है? C4 प्लांट का। तो उसमें यही पूछा गया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा CO2 फिक्सेशन का। तो C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इज नोन एज। जब जीन को टारगेट करके मतलब कोई भी जीन खराब हो चुकी है उसको टारगेट करके उसकी जगह पे कोई उसमें उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरी जीन को लेके आना मीन्स उसको ट्रीट करना है। और यहाँ पे लिखा ना ट्रीट द डिजीज को ट्रीट करना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कुछ बच्चे होंगे जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे टिक कर देंगे, आग बंद करके इसी पर टिक करके चले जाएंगे। बट यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब जीन को टारगेट करके, जीन को हम टारगेट किस में करते हैं? जीन थेरेपी में करते हैं ना। जीन थेरेपी में किया क्या जाता है? जो जीन हमारी डिफेक्टिव होती है उस जीन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम दूसरी जीन लाके इंसर्ट कराते हैं ताकि हमारी बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम उस जीन की वजह से हुई वो रिप्लेस हो जाए, सही हो जाए। तो जीन थेरेपी में ऐसा करते हैं और किसी में तो करते नहीं है। तो यहाँ पे ना तो बायोप्सी हो गई, ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गई, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी नहीं होगा, सेफ्टी टेस्टिंग भी नहीं होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। ये 3 टर्म तो बुक में, सेफ्टी टेस्टिंग तो बुक में नहीं दिया गया है। तो क्या होगा? जीन थेरेपी। किसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए? जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कोई भी जीन अगर डिफेक्टिव हो चुकी है उसको करेक्ट करके नई जीन वहां पे इंसर्ट कराई जाती है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैचिंग करानी है पहले लिस्ट को किसके साथ? दूसरे लिस्ट के साथ। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। उसके बाद आंसर को चूज करके इसमें टिक करना है। सबसे पहला है कभी भी अगर हम मैचिंग करा रहे हैं तो यहाँ पे पहले एक मैचिंग कराते हैं, फिर ऑप्शन में देखते हैं, अगर मिल जाए तो सही है, नहीं मिला फिर सेकंड मैचिंग कराएंगे। तो वो भी जैसे कि सेकंड मैचिंग मिल गया एकदम करेक्ट हो गया कर लेंगे, नहीं मिला तो तीसरी मैचिंग कराएंगे। कभी कभी होता है कि जैसे हमें पहला आता रहता है, दूसरा आता रहता है, तीसरा आता रहता है, चौथा नहीं आता रहता है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर मैचिंग कराएंगे तो हमारा आंसर मैच द कॉलम कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहले हम पहली मैचिंग कराते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट में क्या किया गया था? 2 प्रोटोप्लास्ट को आपस में लेके फ्यूज कराया गया था। पोटैटो और टोमेटो को आपस में फ्यूज कराया गया था, उनके दोनों प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को लेके दोनों को आपस में फ्यूजन कराई गई थी। उसके बाद फॉर्मेशन किसका हुआ था? पोमैटो का हुआ था। तो मिल गया हमें प्रोटोप्लास्ट का क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का होगा पोमैटो। क्या होगा? पोमैटो। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अब देखते हैं कि फर्स्ट का सेकेंड एक ही ऑप्शन में दिया, कहीं नहीं दिया, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकेंड होगा। अब यहाँ पे देख लेते प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या होगा? टोटिपोटेंसी। और मेरिस्टेम कल्चर का क्या होगा? मेरिस्टेम कल्चर का होगा वायरस फ्री प्लांट। और माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होगा? सोमा क्लोन्स। हो गई मैचिंग। पहले एक ही ऑप्शन से हमारी मैचिंग भी होगी, करेक्ट भी हो गया। और जैसे यहाँ पे तो सब सेम नहीं दिया, तो यहाँ पे अगर सेकंड दिया हुआ तो हमें दूसरा देखना पड़ता है, बट यहाँ पे सेकंड मिल गया, हम टिक कर दिए, सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। प्लांट सेल में जो म्यूटेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है
केराटिन, दूसरा है इंफ्रारेड रेस और तीसरा है गामा रेस, चौथा दिया गया है जेलेटिन। इसका आंसर क्या होगा? गामा रेस। क्या होगा? गामा रेस। प्लांट में गामा रेस से क्या होता है? म्यूटेशन होता है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन द सडन चेंज इन डीएनए नंबर्स, डीएनए के नंबर में या क्रोमोसोम के नंबर्स में कुछ भी अचानक से चेंजेस क्रिएट होना, उसे कहते हैं म्यूटेशन। तो प्लांट की सेल में म्यूटेशन किससे होता है? गामा रेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। प्यूरिफिकेशन के समय जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के समय जब चिल्ड इथेनॉल को ऐड किया जाता है, तो चिल्ड इथेनॉल को क्यों ऐड किया जाता है? चिल्ड इथेनॉल ऐसा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? पहला ऑप्शन है डीएनए, पहला ऑप्शन है आरएनए, दूसरा है डीएनए, तीसरा है हिस्टोन और चौथा है पॉलीसेकेराइड्स। किसको प्रेसिपिटेट किया जाता है? किसको सेपरेट करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का यूज किया जाता है? फिर बाद में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। किसका? डीएनए का। किसको अलग करने के लिए? चिल्ड इथेनॉल का यूज किया जाता है टू सेपरेट द डीएनए। डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? चिल्ड इथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और phases of life to form a different kind of structure. This ability is called, जो प्लांट होते हैं अलग अलग पाथवे को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मीन्स इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में जो चेंजेस क्रिएट होगा और भी कुछ जो चेंजेस क्रिएट होगा इन्वायरमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इस टाइप की एबिलिटी को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कोई तो ऑप्शन है ही, इलास्टिसिटी नहीं होगा। और उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, ना तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी, मैच्योरिटी भी नहीं। बचा क्या? प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है प्लांट जब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी कैपेबिलिटी को शो करते हैं, मीन्स अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं कि किस अकॉर्डिंग उनको फूड प्रिपेयर करना है या और भी प्रोसेस होते हैं उनके अंदर, उसको किस अकॉर्डिंग करना है। इसी पूरे फिनोमिना को, इसी पूरी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन इन चारों में से कौन सा नहीं है? पीसीआर क्या होता है? पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कौन सा पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है? एप्लीकेशन का मतलब होता है पीसीआर का यूज कहाँ पे किया जाता है, बट इसमें यह पूछा है पीसीआर का यूज कहाँ नहीं किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में तो किया जाता है। नेक्स्ट है जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन के एम्प्लीफिकेशन में भी किया जाता है। और डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, और अगर जीन में कोई म्यूटेशन कॉज हुआ उसमें भी किया जाता है। बट पीसीआर का यूज प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे ये तीनों क्या है? पीसीआर के एप्लीकेशन है, बट प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन ये कोई भी एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर का। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any time is referred as। मीन्स ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सब जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्लाइमेक्स, दूसरा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तीसरा है स्टैंडिंग स्टेट और चौथा दिया स्टैंडिंग क्रॉप। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 and F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम ऑफ। ये जो अलग अलग मतलब F1 की क्रॉसिंग F2 के साथ कराई जाती है,
फिर जो रिजल्ट आता है उसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई जाती है। तो ये जो क्रॉसिंग कराई जाती है ये किसके मतलब कौन से डायग्राम में कराई जाती है, या हम बोले कि किसकी हेल्प से कराई जाती है। जो डायग्राम हम बना के इसकी क्रॉसिंग करते हैं उस डायग्राम को क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है पंच स्क्वायर, तीसरा है पुनेट स्क्वायर और चौथा दिया गया है नेट स्क्वायर। जो भी क्रॉसिंग हम करते हैं उस क्रॉसिंग को परफॉर्म किया जाता है किसके अंदर, पुनेट स्क्वायर बना के। ये जो इस तरीके से स्क्वायर बनाया जाता है, 4 बॉक्सेस ऐसे बनाए जाते हैं, इस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। तो पेरेंट्स के फॉर्मेशन जैसे जाइगोट का प्रोडक्शन करना या गैमेट्स का प्रोडक्शन करना, कुछ भी करना, ये सब किसके अंदर किया जाता है, पुनेट स्क्वायर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये जो पहला कॉलम दिया है इसको दूसरे कॉलम के साथ क्या कराना, मैचिंग कराना। उसके बाद इस समझ से करेक्ट ऑप्शन को चॉइस करके उसको करेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है क्रिस्टे। क्रिस्टे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रिस्टे जो होता है ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। Cristae is a enfolding structure which is present in mitochondria। तो क्रिस्टे का क्या होगा, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते कि पहले ऑप्शन का तीसरा कहाँ पे दिया गया। ये देखो पहले ऑप्शन का तीसरा और कहीं पे तीसरा ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ए का क्या होगा, थर्ड, और कहीं पे थर्ड तो दिया नहीं। मैचिंग करा देते हैं इस तरीके सारे। जैसे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड क्या होता है, थैलाकॉइड फ्लैंटेड मेम्ब्रेनियस सैक होता है स्टोमा ऑफ द प्लास्टिड में। और सेंट्रोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम्स। और क्रिस्टे क्या होता है, क्रिस्टे एक प्रकार का डिस्क शेप सैक होता है जो कि गोल्जी apparatus में प्रेजेंट होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसमें उस टर्म का नाम बताना है, किस टर्म का, उस टर्म का नाम बताना है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता हो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। क्या पूछा गया, इसमें उस टर्म का नाम बताना है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता हो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के किस पे जाएगा, उसके स्टिग्मा पे जाएगा। विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के समय ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज। और इसमें क्या हो रहा है, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहा है। पॉलन का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, और साथ साथ में इससे रिलेट करके ये भी बताना है कि और वो पॉलिनेशन जो है वो वेरिएशन भी क्रिएट करता हो, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, पॉलन का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन प्लांट एंथर टू नेक्स्ट प्लांट के स्टिग्मा। एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है उसे कहते हैं जीनोगैमी। और जीनोगैमी क्या करता है, वो वेरिएशन क्रिएट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज जीनोगैमी। और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऊपर यही पूछ गया उस टर्म का नाम बताओ जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन हो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज जीनोगैमी। पहला क्वेश्चन दिया गया है DNA stand on a gel stain with the ethidium bromide when viewed under a UV radiation appear as। जब DNA के स्टैंड को हम सेपरेट कर लेते हैं तब उसको किसके अंदर डाल के रखते, स्टेन किसके अंदर करते, इथीडियम ब्रोमाइड के अंदर। स्टेन करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, उस DNA के फ्रेगमेंट को विजुलाइज करने के लिए मीन्स देखने के लिए हम उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें प्रोवाइड करते। उस इथीडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है। तो हमें ये बताना है कि डीएनए का बैंड में जो डीएनए का बैंड का फॉर्मेशन होता है वो किस कलर का दिखाई देता है। सबसे पहला ऑप्शन है येलो बैंड, येलो बैंड नहीं दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन है ब्राइट ऑरेंज बैंड, तीसरा ऑप्शन है डार्क रेड बैंड, डार्क रेड बैंड भी नहीं दिखाई देता। चौथा ऑप्शन है ब्राइट ब्लू बैंड, ये भी नहीं दिखाई किस कलर का देता है, ब्राइट ऑरेंज बैंड का फॉर्मेशन होता है जब हम डीएनए को इथीडियम ब्रोमाइड के अंदर डालने के बाद स्टेन कराने के बाद उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड कराते हैं। तो डीएनए का बैंड जो बनता है वो किस कलर का बनता है, ब्राइट ऑरेंज बैंड का फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट इन पॉपुलेशन, उस फैक्टर का नाम बताओ जो फाउंडर इफेक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल ने 5 फैक्टर दिए थे। कितने फैक्टर दिए थे? 5 फैक्टर दिए थे। उसी से इवोल्यूशन के चैप्टर से ये क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू द फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गीमे आर प्रेजेंट इन, ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि गीमे का फॉर्मेशन, जो गीमा बनता है वो किस में बनता है? सबसे पहला ऑप्शन है मॉसेस, मॉसेस में नहीं बनता है, ना तो टेरिडोफाइट में बनता है, ना तो जिम्नोस्पर्म में बनता है, बनता किस में है? लीवरवर्ट्स में। किस में? लीवरवर्ट्स में। तो गीमे सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? लीवरवर्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स identify difference in some specific region in DNA sequence is called, जब DNA फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है, किसी भी पर्सन का DNA फिंगरप्रिंट कराया जाता है, उस समय जो DNA होता है वो स्पेसिफिक रीजन से, मीन्स एक DNA का स्पेसिफिक रीजन है, वहां से उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज क्लास 12 का चैप्टर 6। पहला ऑप्शन क्या दिया? सैटेलाइट डीएनए, दूसरा ऑप्शन दिया रिपीटेटिव डीएनए, तीसरा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स और चौथा दिया गया पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसका आंसर होगा रिपीटेटिव डीएनए। जो डीएनए हमारा होता है वो जगह जगह पे उसका रिपीटेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है किसी भी 2 पर्सन की, तो उसमें क्या होता है? वही वेरिएशन क्रिएट करता है। तो रिपीटेटिव डीएनए के प्रेजेंस की वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज pollen grain retain their viability for a month after release। कुछ प्लांट की फैमिली ऐसी होती हैं जिसका वायबिलिटी पीरियड जो होता है वो कुछ मंथ तक होता है। अब ये वायबिलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे पॉलन को रिलीज करने के बाद, जैसे पॉलन जो है वो एंथर से पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो चुका है, मतलब डेसेंस हो चुका, बाहर निकल चुका है, उसके बाद वो कितने दिन तक, ये कितने मंथ तक, ये कितने वीक तक सरवाइव कर रहा है, मीन्स उस पॉलन ग्रेन को हम कितने मंथ तक, फिर उसके बाद साल 2 साल कब यूज कर रहे हैं, फिर से वो क्या कर रहा है? अपनी प्रॉपर्टी को रिगेन कर ले रहा है। इसी को कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। तो कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनका वायबिलिटी पीरियड जो होता है कुछ मंथ के लिए होता है। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? क्लास 12 के चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, जहाँ पे बात की गई है किसके? पॉलन ग्रेन के बारे में। तो जहां भी पोएसी फैमिली की बात की जाए, पोएसी फैमिली का वेबिलिटी पीरियड मंथ तक नहीं होता। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे पोएसी फैमिली की बात की, तो ये तीनों कट हो जाएंगे, ये तीनों बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या? रोजिएसी फैमिली और लेगुमिनेसी फैमिली, इन दोनों का वेबिलिटी पीरियड कब तक होता है? फॉर फ्यू मंथ। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। जो रिसेप्टर होता है मीन्स जैसे एक स्पर्म के बाइंड करने के बाद जैसे ही एक स्पर्म ओवम से बाइंड करता है तुरंत कौन सी लेयर बनती है? जोना प्लेसूडा लेयर बन जाती है, ताकि और कोई एडिशनल स्पर्म इंटर ना करे। तो उस लेयर को क्या बोलते हैं? जोना प्लेसूडा लेयर बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ। डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है किसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए? पहला ऑप्शन है सीएफसी, दूसरा ऑप्शन है स्टेप्टोस्फेयर, तीसरा है ओजोन, चौथा है ट्रोपोस्फेयर। डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है टू मेजर द ओजोन थिकनेस। ओजोन की थिकनेस को मेजर करने के लिए
किसका यूज किया था, डॉप्शन यूनिट का। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन। कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है जो इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करता है, फिब्रिन में। पहला ऑप्शन है थ्रोम्बिन, दूसरा ऑप्शन है रेनिन, तीसरा ऑप्शन है इपिनेफ्रिन और चौथा है थ्रोम्बोकाइनेज। ये दो नहीं होगा क्योंकि ये दो जो है कोई भी मतलब ये क्लॉटिंग फैक्टर है ही नहीं, इसका ये हार्मोन है और ये भी एक प्रकार का क्या हार्मोन, तो इसका रिलेशन है ही नहीं। बचा क्या, थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट किसमें करता है, फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है, फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट किसमें करता है, फिब्रिन में करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।